Again, welcome you all on my YouTube channel with a new video. I hope मेरी लास्ट वीडियो आप मेरा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर यस तो प्लीज़ चैनल को विजिट करिए, वीडियो को वॉच करिए और लाइक करिए. आज की वीडियो से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. आई होप कि टाइटल आप पढ़ ही चुके होंगे. आज की वीडियो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का डाउट क्लियर करने वाली है कि क्या वो चीज़ें होती हैं जो कनाडा को इंडिया से अलग बनाती हैं. क्या वो डिफरेंसेस होते हैं जो एक डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, और क्यों इतने सारे लोग दूसरी कंट्री जाके स्टडी करना प्रीफर करते हैं, स्पेसिफिकली कनाडा. इंडिया में आप लोगों को जैसे पता है बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में विज़िट करने की, कनाडा घूमने जाने की, कनाडा में स्टडी करने की, कनाडा में सेटल होने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेसिफिकली इन पंजाब एंड द एरिया अराउंड. सो क्या वो चीज़ें होती हैं जो कनाडा अट्रैक्ट करता है या कनाडा अट्रैक्शन के तौर पे यूज़ करता है बाकी कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स को विज़िट करने के लिए. सो इस वीडियो में आप डिस्कस करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ कवर कर लूँ. मैंने वैसे नोट डाउन किया हुआ है हर चीज़, क्योंकि अगर मैं रैंडमली बोलना स्टार्ट करता हूँ तो पॉसिबिलिटी होगी कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ. सो इसलिए मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है. मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा वीडियो को प्यार भी देना. तो आज की वीडियो मैंने 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड की हुई है. वो 4 एस्पेक्ट्स जो कि एक दो कंट्री के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस का रीज़न होते हैं, वो 4 एस्पेक्ट्स मैंने लिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट लाइफ एंड एक्सपोजर, द सेकंड वन इज़ अर्निंग, द थर्ड वन इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द फोर्थ वन इज़ फ्यूचर एस्पेक्ट्स. तो इन चारों के बारे में आज बात करते हैं कि इन चारों एस्पेक्ट्स में क्या कंपैरिजन होता है इंडिया और कनाडा के बीच, क्या वैल्यू ये रखते हैं इंडिया के अंदर और क्या वैल्यू ये कनाडा के अंदर रखते हैं, एंड एक इंडिविजुअल क्यों अट्रैक्ट होता है कनाडा जाने के लिए और कनाडा को क्यों प्रीफर करता है फॉर हिज ड्रीम कंट्री. सो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ. सो द फर्स्ट सिचुएशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्टूडेंट लाइफ एंड एक्सपोजर. कि स्टूडेंट जब वहाँ पे कॉलेज करने जाते हैं, कोई जाता है 12th के बाद फॉर देयर ग्रेजुएशन, कोई जाता है अपनी ग्रेजुएशन के बाद फॉर देयर मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास. गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने जा रहा हूँ वहाँ पे. सो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज़. अगर मैं इंडिया में रह के वही सेम डिप्लोमा करता तो मुझे चीप पड़ता, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है. बट ये एक प्लस पॉइंट है जो कि इंडिया होल्ड करता है. इंडिया के पास चीपर कॉलेजेस हैं विद गुड रेपुटेशन. ऐसे नहीं है कि कैनेडियन कॉलेजेस रेप्यूटेड नहीं होते हैं, दे आर मोर रेप्यूटेड कॉलेजेस, बट इंडिया में जिस वैल्यू पे, जिस बजट में वो कॉलेजेस मिलते हैं, उनके हिसाब से उनकी रेपुटेशन काफ़ी होती है. सो इसलिए ये इंडिया एक पॉजिटिव पॉइंट होल्ड करता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इज़ जो इंडिया में स्टडी होती है वो इट इज़ जस्ट it is entirely different from the study that is held in Canada, because जो इंडिया में स्टडी कराई जाती है वो थ्योरी बेस्ड होती है. हमें बुक्स दे दी जाती हैं और हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ईयरली होते हैं और सेमेस्टर वाइज भी होते हैं, और हमारी बुक्स के एग्ज़ाम में से ही वो हमें फिर जज करते हैं, हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, और मार्क्स देते हैं. बट कनाडा में ऐसे नहीं होता है. वहाँ पे एग्ज़ाम्स तो हर वीक होते हैं, एवरी वीक एग्ज़ाम होते हैं वहाँ. हर दूसरे तीसरे दिन मैंने सुना हुआ है, मैंने बातें की हैं जिससे उन्होंने मेरे को ये बताया कि यहाँ पे तो एग्ज़ाम होते रहते हैं. एंड जो वहाँ पे मेन क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर एक स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं, वो होती हैं उनके असाइनमेंट्स, उनके क्विज़, उनकी अटेंडेंस एंड उनकी परफॉर्मेंस. ये 4 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कनाडा में. एंड एग्ज़ाम इतनी वैल्यू होल्ड नहीं करते हैं वहाँ पे जितनी इंडिया में करते हैं. And the point of difference is teamwork. Guys, you know teamwork कितना ज़रूरी होता है, and in the private sector and in the government sector as well, teamwork plays a very vital role. You all know that. So teamwork सिखाना is really mandatory, but इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इंडिया में टीम वर्क, कैसे टीम में वर्क करते हैं, क्या कोऑपरेशन में होती हैं, क्या कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो सब नहीं सिखाया जाता है. बट कनाडा में इन चीज़ों पे, इन स्किल्स पे, इनर स्किल्स पे स्टूडेंट्स की पूरा ध्यान दिया जाता है. और टीम वर्क, जो जितने भी असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, असाइनमेंट्स का मतलब वो नहीं है गाइस जो हमें इंडिया में मिलते हैं, फाइल्स बनाना एंड ऑल चार्ट्स बनाना नहीं. वहाँ पे असाइनमेंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं. वहाँ के असाइनमेंट होते हैं, आपको एक टीम बना दी जाएगी एंड आपके पूरी टीम को असाइनमेंट दिया जाएगा.
और आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी जज किया जाएगा। सो आपको पूरी ही टीम को अच्छा करना होता है, तभी आप सभी को नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये टीम वर्क होता है कि एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करें फॉर द होल बेनिफिट। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉम्पिटिटिव पॉपुलेशन एंड दैट इज़ हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, वैकेंसीज़ खाली नहीं होती हैं बिकॉज इंडिविजुअल्स रिटायर ही नहीं होते हैं अपनी करंट जॉब से। तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक कैसे वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एक स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैर्स हैं जॉब्स। बट कनाडा में ऐसा नहीं है। वहाँ का कनाडा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। सो वहाँ पे एरिया काफ़ी है एंड पॉपुलेशन इतनी नहीं है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईज से जॉब मिल जाता है, स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ता है बट मिल जाता है। सो द सेकंड डिफरेंस बेस्ड ऑन अर्निंग, कि अर्निंग की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इंडिया और कनाडा के बीच। सो इसको हम कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स लेके समझेंगे। द फर्स्ट सिनेरियो इज़ ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ ही में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। लेट्स टेक ही वर्क्स इन अ मैकडोनल्ड। ओके, सो वहाँ पे वो जॉब करता है और उसको जो सैलरी दी जा रही है वो 20,000 रुपीज़ दी जा रही है पर मंथ। सो एट द एंड ऑफ ईयर ही विल अर्न अराउंड 2,40,000 इन इंडिया। एंड लेट्स टेक नाउ सेकंड सिनेरियो जो कि कनाडा का है, जिसमें कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है और सेम कोर्स से कर रहा है, ठीक है, नो इश्यूज, सेम कोर्स से ग्रेजुएशन कर रहा है बट कनाडा में कर रहा है और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैनेडियन डॉलर जो अभी करंट रेट पर है, एक कैनेडियन डॉलर 60 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। और जब स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, तो कॉलेजेस और कैनेडियन गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती है 20 आवर पर वीक वर्क करने के लिए। जो करंट वेज रेट अभी कनाडा में चल रहा है वो $15 पर आवर चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टूडेंट को 20 आवर्स काम करना अलाउ होता है इन अ वीक। अगर वो 20 आवर्स इन अ वीक काम करता है तो मंथ में 4 वीक होते हैं, मतलब कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास 80 आवर्स होते हैं वर्क करने के लिए। 80 आवर्स को अगर वो 15 आवर्स पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है तो 18 आवर्स में वो अर्न करता है अराउंड $1,200 इन अ मंथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कनाडा में थोड़ी टैक्सेस हाई हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया। सो अगर हम मान लेते हैं कि $200 उसने वो टैक्स में भी दे देता है, देन स्टिल ही इज़ सेविंग $1,000 पर मंथ, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं इन इंडियन रुपीज़, जो कि 60,000 रुपीज़ एक स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम वर्क करके 60,000 पर मंथ कमा रहा है इन कनाडा एंड 20,000 पर मंथ कमा रहा है इन इंडिया। सो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट कनाडा के पास होता है, दैट इज़ मनी एक्सचेंज रेट का। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, इंडिया में क्या होता है, जैसे ही हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। So if we are lucky then we get the placement, if we do not then हमें इधर उधर भटकना पड़ता है और जॉब सर्च करनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, तब जाके हमें एक एवरेज जो पैकेज मिलता है वो 7 to 10 लाख का मिलता है, राइट। उसके बाद हम 7 to 10 लाख पे वर्क करते हैं फॉर 5 to 6 ईयर्स, देन कहीं जाके प्रमोट होते हैं। बट इन कनाडा क्या होता है, आपकी जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आप PGWP पे आ जाते हैं, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अगर आप ये कोर्स पे डिपेंड करता है आप कितने ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आपका कोर्स होगा उतना ज़्यादा ड्यूरेशन का आपको वर्क परमिट वो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट देगी। सो क्या होता है, जैसे ही हम अपने PGWP पे आते हैं तो जो रेस्ट्रिक्शन होती है 20 आवर पर वीक काम करने की वो हट जाती है। नाउ एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क करना चाहता है, कितने आवर काम करना चाहता है। और हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि हमें मिनिमम वेज रेट जो कि $15 चल रहा है अभी इन कनाडा, उससे ज़्यादा वेज रेट की हमें जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं एंड नाउ वी हैव स्किल्स। सो अगर हमें फील्ड जॉब मिल जाती है तो उसमें अच्छा खासा वेज रेट भी मिल जाता है, दैट इज़ $20 पर आवर, $25 पर आवर। और मैं आपको बताऊं जो प्लेसमेंट वहाँ पे होती हैं वो अराउंड $50,000 to $70,000 पर एनम की होती हैं, जिसे कि अगर हम कैलकुलेट करें इन इंडियन रुपीज़ तो इट्स अराउंड 30 लाख एंड 45 लाख इन अ ईयर। एंड अगर मंथ्स में भी कैलकुलेट करते हैं तो 2,50,000 और 3,50,000। सो
द अमाउंट समथिंग लाइक दिस। मैं इतना अच्छा मैथ नहीं है मेरा कि मैं माइंड में कैलकुलेट कर दूँ, बट या आप कैलकुलेट करेंगे $50,000 to $70,000 की पर एनम की प्लेसमेंट वहाँ पे एवरेज लगती ही लगती हैं, अगर आपने अच्छी फील्ड से अच्छा कोर्स, डिमांडेड कोर्स लिया है तो हम जो अपना थर्ड कंपैरिजन करेंगे ओवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती हैं दोनों ही कंट्री में। सो इफ़ आई कंसीडर द पॉल्यूशन इंडेक्स, तो इंडिया का पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 673.6 क्यूबिक मीटर, दैट इज़ एनॉर्मस। एंड Canada hold only 23.6 cubic meter, that is not that much. Second reason to be considered is work life balance. इंडिया में फैमिली और वर्क को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, एंड बहुत ज़्यादा ग्रजेस होते हैं फैमिलीज़ में इसी चीज़ को लेकर। क्या होता है जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास वर्क आता है ज़्यादा, एंड जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर में वर्क करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो क्या होता है जब ऑनर्स के पास वर्क आता है तो मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पर सारा लोड डाल देते हैं और उन्हें ओवर टाइम करना होता है उसको टारगेट को अचीव करने के लिए। सम टाइम ये पेड भी नहीं होता है, उन्हें पेड भी नहीं किया जाता इस चीज़ के लिए, फिर भी उन्हें अपनी एनर्जी और अपना टाइम एक्स्ट्रा देना होता है। सेकेंडली, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो वर्कलोड तब भी बढ़ जाता है सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि उन्हें अपनी बैलेंस शीट्स मैच करनी होती हैं एंड अपनी फाइल्स क्लोज करनी होती हैं। बट कनाडा में ऐसा नहीं होता है। कनाडा में जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 8 AM इन द मॉर्निंग खुल जाती हैं और 5 PM क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें दैट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट वही सब ओपन होता है, बाकी चीज़ें वर्क की मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद ही हो जाती हैं वहाँ पे। सो 5 बजे के बाद बहुत टाइम होता है जो कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ इंजॉय करने में, अपनी फैमिली को टाइम देने में यूज़ कर सकता है। एंड द लास्ट थिंग आई विल कंसिडर इज क्राइम रेट। इट्स अनबिलीवेबल दैट इंडिया होल्ड सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ क्राइम, वेयर एज कैनेडा होल्ड 31st। सो कैनेडा इज़ अ सेफर कंट्री दैन इंडिया। सो ये कुछ फैक्टर्स थे दैट इज़ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि अट्रैक्ट करते हैं कि इमिग्रेंट्स को अपनी इकोनॉमी में आने के लिए। द लास्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ कंपैरिजन इज़ फ्यूचर एस्पेक्ट्स, कि फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ में जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं सो आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कमाएंगे ही उतना ही कि आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी नहीं है ताकि आप बाहर की कंट्रीज़ में भी जाके इन्वेस्ट कर सकें, या तो अनटिल और अनलेस आप एक अच्छे पे स्केल पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 30 to 40 लाख पर एनम और मोर देन दैट। सो अगर आप इंडिया में एक एवरेज इनकम कमा रहे हैं, जितनी मैंने आपको बताया था 7 to 10 लाख पर एनम के हिसाब से अगर आप कमा रहे हैं तो आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक लिमिटेशन होगी, एक बाउंड्री होगी जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं बाहर इन्वेस्ट करूं और ज़्यादा अर्निंग करूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका बजट उतना होगा। बट इन कैनेडा क्या होता है, कैनेडा की जो मनी की वैल्यू है, एक डॉलर की वैल्यू है, वो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। सो जो कनाडा में वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअल्स वो एलिजिबल हैं, वो उनकी इनकम उन्हें अलाउ कर सकती है बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए भी। वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम आगे भी अपने फ्यूचर में कमा सकते हैं। द सेकेंड थिंग, इंडिया में क्या होता है, अगर आपकी 100 रुपये इनकम है तो आप उसमें से 30 या 40 रुपीज़ बचा के रखते हैं, क्योंकि आपको अपनी चिल्ड्रंस की एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर पे भी खर्च करना होता है। बट इन कनाडा क्या होता है, अगर आप PR हो जाते हैं, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हैं, उसके बाद ये कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन तक मीन्स +2 तक आपकी चिल्ड्रन की फ्री एजुकेशन होती है, प्लस हेल्थ केयर पूरा फ्री होता है, एक्सक्लूडेड डेंटिस्ट एंड ऑल। सो ये भी एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी बचा लेता है। Guys, I tried my best to include all the factors that create a difference between these two countries. बाकी फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा प्यार दिखा देना वीडियो पे, शेयर भी कर देना, शायद किसी की हेल्प हो जाए। कोई सोच रहा हो कि मेरे को अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं, उसको ये चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करेगी। सो प्लीज़ शेयर।